एपिसोड 11 ताकत का जोर। ढलने को था। सभी पंछी लौटकर अपने अपने घरों को आने लगे थे। जहां आर्यनगर में शाम के 5 बज चुके थे, तो वहीं आर्यनगर के ही मुख्यालय में किसी की 12 बज चुकी थी। और वो कोई और नहीं, खुद सिपाही दुष्यंत और सेनापति की बेटी लायला थी। आर्यन का जमाया वो नजारा, सेनापति की मेज पर नग्न होकर एक दूसरे से चिपके दुष्यंत और लायला को देख सारी भीड़ सन्न थी। सभी मंत्रियों, सिपाहियों, खास तौर पर सेनापति को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं ये सब छुपकर देख रहे आर्यन और मुनमुन को उम्मीद थी कि अब किसी भी पल इन दोनों को सैन्य छावनी में ऐसी हरकत करने के लिए वही सजा दी जाएगी जो आर्यन को कुछ न करने पर सुना दी गई थी। और वो सजा थी मौत की। सेना में होते हुए सिपाहियों के बीच, वो भी शादी से पहले, इस तरह के संबंध बनाने की केवल यही इकलौती सजा थी। आर्यन बड़े चाव से अपना बदला पूरा होते हुए देख रहा था। वहीं अपनी बेटी को इस हालत में देख बौखलाए सेनापति ने मयान से अपनी तलवार खींच ली। इस तरह सबके सामने सेनापति अपना अपमान होते हुए नहीं देख पा रहे थे। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी थीं। कुछ का मानना था कि जरूर ये सारा दुष्यंत का किया कराया है, सेनापति जी की इज्जत को धूल में मिलाने के लिए। वरना इस तरह, इस हालत में सेनापति की मेज पर रंगरलियां मनाते हुए दुष्यंत ने सबको मुख्यालय क्यों बुलाया होगा? यही सब देखने के लिए ना। वहीं भीड़ में से कुछ लोगों का मानना यह था कि जरूर यह सेनापति की बेटी लाला का ही चरित्र खराब है, वरना 3 दिनों के अंदर अंदर ही दो दो पुरुषों से संबंध बनाना किसी अच्छी लड़की का काम तो नहीं हो सकता। हो ना हो, आर्यन ने ऐसे नहीं, बल्कि इसने आर्यन को रिझाया होगा अपने साथ जबरदस्ती करने के लिए। इसकी हिम्मत तो देखो, अपने पिता की मेज पर खुलेआम। वहीं बाकी बचे लोग ये नजारा देख अपनी आंखें सेक रहे थे। सेनापति की बेटी लाला की खूबसूरती को देख इन नौजवानों के अरमान पहले ही हर रात पिघलते थे, और अब तो लायला उनके सामने बिना कपड़ों के पड़ी थी। लोगों की ये हवस भरी निगाहें, लोगों की ये चुभती बातें सेनापति जी सुन और देख पा रहे थे। उनका खून खौल उठा। मयान से निकली अपनी तलवार लिए वो दुष्यंत के साथ साथ अपनी बेटी को भी खत्म करने वाले ही थे कि तभी लोगों की इस भीड़ के बीच से ही वही मौत के काले साए खूनी योद्धा निकलते हुए सेनापति जी के सामने आ खड़े हो गए, जिन्हें खुद सेनापति जी ने आर्यन को ढूंढकर मार डालने के काम पर लगाया था। सेनापति का रास्ता रोककर खड़े हुए सभी खूनी योद्धा मंत्रियों की भीड़ में खड़े एक शख्स के इशारे पर ऐसा कर रहे थे, और वो शख्स कोई और नहीं, दुष्यंत के पिता आर्यनगर के महामंत्री भान सिंह थे। इस करतूत पर भी अपने बेटे को बचाते भान सिंह को देख सेनापति का गुस्सा तब गया। वो दुष्यंत से पहले अब उसके पिता को मारने मुड़े ही थे कि तभी दुष्यंत और लायला को कुछ कुछ होश आने लगा। अपने सर को पकड़कर खड़े होते दुष्यंत की आंखें आर्यन के उस तेज प्रहार के कारण धुंधली हो चली थीं। उसका दिमाग कुछ हिल गया था। अपने सामने लोगों की इस भीड़ को देख दुष्यंत लड़खड़ाता हुआ बोला, अरे तुम सब आ गए मुनमुन को मेरा शिष्य बनता देखने के लिए? आओ आओ आओ। सेनापति जी, क्या लंबे चौड़े तुम। हाँ, तुम क्या सेनापति हो? आओ आओ। अरे पिताजी, आप भी यहां हैं। आपको अपने बेटे पर गर्व होगा। देखो कौन मेरा शिष्य बन रहा है। दुष्यंत का सर चकरा रहा था। अपनी धुंधली आंखों से ही आसपास देखते दुष्यंत ने पुकारा, मुनमुन, मुनमुन, बताओ इन सबको कि मैंने कैसे तुम्हें वो तकनीक सिखाई थी। क्यों तुम मेरे शागिर्द बनना चाहते हो? मैंने बताया था ना तुम्हें क्या क्या बोलना है। मेरी तारीफ कैसे करनी है। बोलो बोलो। आउच! ये थोड़ी बोलना था मुझे। खुद को ठीक करता दुष्यंत फिर से बोला, मेरा मतलब जो तुम मेरे बारे में बोल रहे थे, महागुरु, आने वाले नए सेनापति अध्यक्ष वगैरह वगैरह, बोलो वो सब बोलो। अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो यार? और इस तरह तुम मेज पर क्यों लेटे हो? दुष्यंत की धुंधली आंखें लायला को नहीं पहचान पा रही थीं, और इसी गलती में मुनमुन की जगह सबके सामने लायला की छाती को झकझोरता हुआ दुष्यंत बोला, अरे उठो, तुम सो क्यों गए? ये नजारा देख सबके चेहरे पर हंसी बिखर आई। तो वहीं ये सब छुपकर देख रहे आर्यन को अब मजा आने लगा था। दुष्यंत के झकझोरने से लायला भी कुछ कुछ होश में आने लगी, मगर आंखें खोलते ही अपनी छाती को झकझोरते दुष्यंत को देख लायला चौंक कर खड़ी हो गई। वो यहां कैसे आई? दुष्यंत के शरीर पर कपड़े क्यों नहीं है? वो खुद इस तरह मुख्यालय में नग्न क्यों है? ये सारी भीड़ यहां क्यों है? कैसे है?
अपने तन को अपने हाथों से ढकती लायला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऐसे में उसकी नजरें अब बड़ी गुस्से में तपकर लाल हो चुके अपने पिता विक्रम सिंह पर, जो घूरते हुए उसी की तरफ देख रहे थे। मानो उनका मन हो रहा था कि वो इसी वक्त अपनी बेटी का सर धड़ से अलग कर दें, पर वो ऐसा करते उससे पहले ही अब दुष्यंत के पिता महामंत्री भान सिंह उनके रास्ते में आते हुए गंभीर मुख मुद्रा के साथ कड़क कर बोले, बात जितनी बढ़ाओगे उतनी बढ़ेगी विक्रम सिंह। भान सिंह की इस बात में जितनी समझदारी थी उतनी ही धमकी भी। अब अपने शरीर से अपना काला अंगूछा निकाल भान सिंह लायला के नग्न बदन को ढकते हुए मौत के उन साए खूनी योद्धाओं को आदेश देते हुए बोला, यह भीड़ यहां से मेरे पलक झपकते छट जाना चाहिए। महामंत्री का आदेश पाते ही इन खूनी योद्धाओं ने आओ देखा ना ताओ और अपने लंबे काले चोंगे नुमा कपड़ों से भयानक कोड़े निकालकर आर्यनगर की आम जनता पर बरसाना शुरू कर दिए। सैनिक जहां खुद ही महामंत्री का आदेश सुन वहां से निकल गए थे, तो वहीं आम लोगों को पलक झपकते वहां से खदेड़ते हुए उन खूनी योद्धाओं ने भगा दिया। ये सब आर्यन की समझ से परे था। ये खूनी योद्धा महामंत्री दुष्यंत और लायला को सजा देने की बजाय आर्यनगर के आम लोगों को क्यों मार रहे हैं? आर्यन ने परेशान होकर कहा। वहीं इस बात का जवाब होते हुए भी चुप मुनमुन ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता बड़ी लाचारी से देख रहा था। वहीं भीड़ को इस तरह खदेड़ जाते देख नंगा दुष्यंत चिल्लाया, अरे कहां ले जा रहे हो सबको? कौन हो तुम? तुम्हें दुष्यंत भी इन खूनी दस्ते के बारे में नहीं जानता था। इस तरह अपनी जमा की भीड़ को भागते देख दुष्यंत ने भी अपनी मयान से तलवार खींच ली, पर बदकिस्मती से नंगा होने के कारण उसकी कमर पर उसकी मयान नहीं थी और चीज को वो तलवार समझकर पूरी ताकत से खींच रहा था। वो तलवार नहीं, कुछ और ही था। अपने बेटे को इस तरह बौखलाया और बहराए देख भान सिंह ने उसे शांत करते हुए कुर्सी पर बिठाया और पास पड़े काले कपड़े से उसके शरीर को ढकते हुए भान सिंह बोला, श्श, बिल्कुल चुप, चुपचाप बैठे रहो यहां। अपने पिता की हुर्राती आवाज सुन दुष्यंत एकदम शांत हो बैठ गया। वहीं कुछ खूनी योद्धा अब भी सेनापति के घेरे में खड़े थे। सेनापति करना तो बहुत कुछ चाहते थे, मगर उन्हें भी पता था इस खूनी दस्ते के सामने उनकी ताकत कुछ भी नहीं। इस बात को और पक्का करते हुए भान सिंह ने कहा, बिल्कुल सही सोच रहे हो सेनापति। इन खूनी योद्धाओं के आगे तुम्हारी ताकत कुछ नहीं और मेरे आगे तुम्हारी औकात कुछ नहीं। ये तुम भी जानते हो कि राजा नरसिम्हा मुझे कितना मानते हैं। बेशक तुम भी मेरी तरह शाही खानदान से हो, पर मेरी नजदीकियां मृत्युंजय साम्राज्य के राजघराने से कितनी हैं, ये तुम्हें भी नहीं भूलना चाहिए। भान सिंह की इस बात पर सेनापति ने उबलते हुए कहा, तुम धमकी दे रहे हो मुझे? जो कुछ तुम्हारी औलाद ने मेरी बेटी के साथ किया? मगर सेनापति की इस बात को बीच में ही काटते हुए भान सिंह ने कहा, ना ना ना, सिर्फ मेरी औलाद ने नहीं, ये जो कार्यक्रम यहां खुल्लम खुल्ला चल रहा था इसमें तुम्हारी बेटी भी शामिल थी। और शायद तुम भूल रहे हो, ये मुख्यालय तुम्हारा है, ये मेज तुम्हारी है, जिस पर ये दोनों उम्र के मारे खूबसूरत नौजवान रंगरलियां मना रहे थे। तो देखा जाए तो इसमें ज्यादा हिस्सेदारी मुझे यौवन से भरी तुम्हारी बेटी लायला की लगती है सेनापति। महामंत्री भान सिंह की इस मलिन और भद्दी बात पर लायला अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर उसके बोलने से पहले ही उसके मुंह पर उंगली रखते महामंत्री ने कहा, बेटी, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। सिखाया नहीं तुम्हें तुम्हारे पिता सेनापति विक्रम सिंह ने? और वैसे भी मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही है, वरना तुम्हारा गुस्सैल बाप तो अब तक तुम्हारा सर धड़ से अलग कर चुका होता। क्यों सेनापति? भान सिंह को अपनी बेटी के इतने नजदीक देख, उसे अपनी बेटी के शरीर को घूरते देख सेनापति गुस्से में गरज उठा, भान सिंह! मगर वो कुछ भी करता उससे पहले खूनी योद्धाओं से अब कसकर जकड़ते हुए खड़े हो गए। सेनापति ने लाख कोशिश की उनकी गिरफ्त से छूटने की, मगर उनसे खुद को छुड़ा पाना उसके लिए असंभव हो रहा था। वहीं सेनापति के इस तेवर से नाखुश भान सिंह गुस्से में अपनी भौहें उचकाता हुआ अब ठीक सेनापति के बौखलाए चेहरे के पास जाता हुआ बोला, यह तेवर मुझे पसंद नहीं है सेनापति। तुम्हें शायद पता नहीं इस तरह मुझे तेवर दिखाने वाले के साथ मैं क्या करता हूं। अब मेरा समय और बर्बाद करने की बजाय, मुझे और गुस्सा दिलाने की बजाय मेरी आखिरी बात सुन लो। जो हुआ उसे यहीं दबा दो। मैं आज ही आदेश दे दूंगा
कि जो कुछ आज यहां सैनिकों ने देखा उसकी बात आज के बाद करने पर उन्हें सीधा सूली पर लटका दिया जाएगा। आर्यनगर के लोगों के लिए भी यही फरमान होगा मेरा। कुछ ही दिनों में लोग इस बात को भूल जाएंगे। राजधानी तक ये बात ना पहुंचे, तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे को सैन्य छावनी के नियमों के तहत मौत की सजा ना हो, इस बात का ख्याल भी मैं रख लूंगा। अब फैसला तुम्हारा है। या तो अपने गुस्से पर काबू कर, या इस बात को यहीं दबा दो, या गुस्से में पगलाकर खून कर दो अपनी बेटी का। मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे बेटे पर मैं आज भी नहीं आने दूंगा, और मेरी मर्जी के खिलाफ तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, ये तुम भी जानते हो। अब फैसला तुम्हारा है। चलो दुष्यंत, कहता हुआ भान सिंह अपने बेटे को लेकर वहां से निकल गया। वहीं ताकत के सामने हारा सेनापति लाचार था, चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता था। यही सोचकर कि भान सिंह के जोर के आगे बेबस वो दुष्यंत का तो कुछ नहीं कर पाएगा, फिर क्यों वो अपनी बेटी की हत्या का बोझ भी अपने सीने पर ले। वहीं लायला अपने पिता को सब कुछ बताना चाहती थी कि जैसा वो सब सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भेड़िया नुमा हमलावर, उसका लायला पर वार करके उसे बेहोश करना, लायला ये सब कुछ अपने पिता विक्रम सिंह को बताना चाहती थी, पर शायद उन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं था। लायला से कुछ भी कहे बिना, उसकी कुछ भी बात सुने बिना सेनापति वहां से मुंह लटकाए निकल गया। मामला यहीं दब गया। ताकत के आगे कोई भी सजा, कोई मुकदमा नहीं चला, सीधा फैसला हुआ, और यह फैसला उनके हक में था। जो ताकतवर है, सत्ताधारी है, इसी बात से बौखलाए आर्यन का पारा चढ़ चुका था। ये नियम, कायदे, कानून सबके लिए अलग कैसे हो सकते हैं? एक तरफ मैं था जिसने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे फंसाया गया था, पर फिर भी बिना मेरी बात सुने, बगैर सच जाने मुझे मौत की सजा सुना दी गई। और इंसाफ के तराजू के दूसरी तरफ महामंत्री का बेटा दुष्यंत और उन्हीं सेनापति की बेटी लायला है, जिन्होंने मेरे लिए मौत का ऐलान किया था, पर इनका किया गुनाह गुनाह नहीं, इनके लिए कोई सजा नहीं, जबकि जो वो कर रहे थे वो सबके सामने था। ऐसा क्यों? आर्यन की झुंझुलाहट अब परवान पर थी, जिसे देखते हुए मुनमुन ने कहा, ये आप पूछ रहे हैं मालिक, जिसके साथ पहले भी ये सब कुछ हो चुका है? भूल गए आपकी मां को किस तरह आर्यनगर के इन्हीं लोगों ने? कहते हुए मुनमुन रुक गया। उसका इशारा इतिहास में हुई आर्यन और उसकी मां के साथ घटी किसी घटना की ओर था, पर उस बात को छेड़ने से खुद को रोकता हुआ मुनमुन चेहरे पर एक हारी हुई सी मुस्कान लिए बोला, कानून सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों के लिए है मालिक, ताकतवरों के लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं है। मुनमुन की कही आर्यन की मां से संबंधित ये बात जैसे आर्यन याद नहीं कर पा रहा था। किस बारे में बोल रहा है मुनमुन? क्या हुआ था पहले? अगर इस नई दुनिया में इस नए शरीर के साथ मुझे जीना है तो मेरे लिए सब कुछ जानना जरूरी है। खुद से मन ही मन ये बोलता आर्यन जैसे बीती हुई कुछ बातें भूल चुका था। उसके जहन से कुछ यादें मिट चुकी थीं, या उन यादों का एक बुरा समय मानते हुए आर्यन इन बातों को बहुत पहले ही भुला चुका था, जिसे फिर से जानना उसके लिए जरूरी था। मेरी मां, उनके बारे में क्या मुनमुन? क्या हुआ था पहले? क्या किया था आर्यनगर के लोगों ने मेरी मां के साथ? आर्यन के सवालों से जैसे मुनमुन सन्न था। आर्यन कैसे वो सारी बातें भूल सकता है? मुनमुन ये सोच रहा था। किस ओर इशारा है मुनमुन का? क्या है आर्यन का सच? कौन सा नया सफर आर्यन का इंतजार कर रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।